हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है बच्चों, स्वागत है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या विति मैडम कौन बोल रहा है यार? सर बोलना इधर। बाल बड़े थोड़ी है, यहां तक थोड़ी दिख रहे हैं। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। फिजिक्स की क्लास भी नहीं ली है आज। फिजिक्स की क्लास नहीं हुई, हो सकता है तबीयत खराब हो, मुझे आइडिया नहीं है इसके बारे में बिल्कुल भी। हाँ, लेकिन आज शनिवार है और जनरली क्या होता है कि सैटरडे थोड़ा सा लेजी हो जाता है हमारे काम करने वाले लोगों के लिए। स्वागत छे, बहुत बढ़िया स्वागत आहे, बहुत बहुत बढ़िया। जय का तुम ऐसे स्वागत करते हो जैसे कोई पता नहीं कौन आ रहा है, राजा महाराजा टाइप्स। थैंक यू सो मच बाय द वे, थैंक यू सो मच आपके स्वागत के लिए। और ये हार्ट्स के लिए तो साफिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। साफिया जी आपको गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? पहले 2 मिनट बात करते हैं, जनरल टॉक करते हैं आपसे। एज यूजुअल पहले 2 मिनट हम आपसे बात करेंगे, फिर आज की पढ़ाई हम स्टार्ट करेंगे। एंड ये लास्ट लेक्चर आइसोमेरिज्म का। हमें 11 लेक्चर मिले थे, अलॉट हुए थे, और हम 1 लेक्चर पहले ही कंप्लीट कर लेंगे। ये बताते हुए मुझे जितनी खुशी हो रही है, मैं आपको वो खुशी बता नहीं सकता कि भाई मैं साक्षात मैं सिलेबस पहले कंप्लीट कर रहा हूं। भाई ये खुशी अब कैसे ही बताऊं। खैर चलिए, वो आपको दिखा होगा कि लास्ट के कुछ जो हमने है ना 1:30 बजे तक लिए क्लासेस, उसी का असर है कि हमें एक क्लास शॉर्ट में किया। थोड़ा डर लग रहा है। काहे का डर? किस बात का डर? क्या खोने को है तुम्हारे पास? क्या ऐसा बिगड़ जाएगा तुम्हारे पास कि हाँ ठीक है, क्या ऐसा बिगड़ जाएगा तुम्हारे पास? बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। कोई तो है दरवाजा पीट रहा है उधर से, पता नहीं कहा। पार्टी है आज, किसने रखी पार्टी? सर वीटी सर एनिमल लग रहे हो रणवीर वाले। क्या बात कर रहा तुम यार, ओहो एनिमल लग रहे हो। मतलब इस लाइन में ना 2 चीजें तुमने बोल दी। एक तो तुमने एनिमल बोल के जानवर बोल ही दिया अपने मास्टर को, ठीक है भाई, एक्सेप्टेड। लेकिन तुमने तारीफ भी कर दी कि सर गुस्सा ना हो जाए, तो इसलिए चलो रणवीर सिंह जैसे जानवर लग रहे हो, एनिमल। बहुत बढ़िया, सुभाष सर की तरह लग रहे हो आज। आज क्या मैं बाल बहुत ऐसे घोसला टाइप लग रहा। अच्छा, आज सुभाष सर की बैचलर पार्टी है, आज बताया था मैंने आपको। वन ऑफ द फाइनेस्ट टीचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सुभाष सर, उनका आज बैचलर पार्टी है। आज के बाद अनऑफिशियल से ऑफिशियल होने का एक पहला कदम होता है कि इंसान जब बैचलर पार्टी रख देता है तो बता देता है सिंगल लोगों में कि भाई अब हम पहले जैसे नहीं रहे, अब हम बहुत ज्यादा अलग दुनिया में जा रहे हैं। तो ये एक सितम है उनके साथ जो आगे होगा आज के बाद। आज उनको एंजॉय कर लेने देते, ठीक है। अभी मेरी थोड़ी देर पहले उन्हीं से बात हो रही थी। चलिए भाई, तो आपका कब होगा? हमारा कब होगा इसका तो हमें भी इंतजार है। अब तो तुमने इतना पूछ लिया ना, हमारा कब होगा हमें भी इंतजार है। चलिए भाई, तो बातें भी हो गई 2 मिनट की। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, अमेजिंग क्लास। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम बेटा इनैंशियोमर के आगे वाला पार्ट कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक शॉर्ट ट्रिक लिखेंगे, फिर इनैंशियोमर के आगे वाला पार्ट कवर करेंगे। यानी कि आज हम डाइस्टीरियोमर और मीसो कंपाउंड कैसे देखते हैं, कैसे निकालते हैं, तो हम डाइस्टीरियोमर देखेंगे और फिर हम मीसो कंपाउंड्स देखेंगे। तो डाइस्टीरियोमर एंड मीसो के लिए आप सब लोग रेडी होंगे ही, इतना दिमाग बना के आए हैं। साथ में बच्चों हम लोग नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, जैसे हमने नंबर ऑफ जीआई कैलकुलेट किया था, वैसे ही नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स भी आज कैलकुलेट करेंगे। और यहां पे ओआई का हो जाता है फिनिश, ठीक है। एंड देन वी हैव कन्फर्मर्स। इसके बाद हमारे पास कन्फर्मर्स आता है, जिसमें जो आप पढ़ते हो चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म, ट्विस्ट बोट फॉर्म, वो सारी चीजें हम कन्फर्मर्स के अंदर पढ़ते हैं। कन्फर्मर्स सबसे लास्ट टॉपिक है आपका आइसोमेरिज्म का। तो आइए, इनैंशियोमर क्या थे एक बार रिवाइज करते हैं क्विक रिकैप के साथ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए, इनैंशियोमर क्या थे? कल हमने इस टॉपिक के साथ एंड किया था। इनैंशियोमर्स का आप
डेफिनेशन बताइए सबसे पहले कि सर टेक्निकल डेफिनेशन क्या होता है इनहेंसियोमर का। व्हाट इज द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ, हाँ रिवाइज करा रहा हूं मैं, रिवाइज ही करा रहा हूं बच्चों, तो आ जाओ। व्हाट इज द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ इनहेंसियोमर्स? इनहेंसियोमर्स की टेक्निकल डेफिनेशन कौन बताएगा? चलो भाई देखो, इनहेंसियोमर्स की टेक्निकल डेफिनेशन आप जो लिख रहे हो ना कि नॉन सुपर इंपोजेबल, हाँ ठीक है, चैट प्राइवेट होके कर देते हैं। चलो इनहेंसियोमर्स का जो आप लिख रहे हो ना, टेक्निकल टर्म्स की अगर मैं बात करूं कि सवाल का जवाब कैसे आएगा, वैसे डेफिनेशन वाइज बुक इस तो यही कहते हैं कि नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है तो इनहेंसियोमर है। अगर एक कंपाउंड का नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है, उस कंपाउंड का हमने मिरर इमेज ड्रॉ किया और वो कंप्लीटली कवर नहीं कर रहा है, यानी कि नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है, यानी कि इनहेंसियोमर्स है। अब इसको क्वेश्चंस में अप्लाई कैसे करेंगे? एप्लीकेशन, डेफिनेशन तो पता है, एप्लीकेशन देखो, अगर आप आरएस कॉन्फ़िगरेशन, अगर आरएस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली चेंज हो जाए, यानी कि आर का एस हो जाए और एस का आर हो जाए, कंप्लीटली चेंज हो जाए, पूरा पूरा चेंज हो जाए, तो फिर हम इसको कहते हैं, अगर आरएस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली चेंज हो जाए तो इसी को हमने कल की क्लास में बोला था कि सर इनहेंसियोमर हो जाएगा। पहले कंपाउंड और दूसरे कंपाउंड में रिलेशन निकलवाया था नहीं निकलवाया था? फिर पहले वाले में हमने सारे कायरल कार्बन के आरएस निकाले, दूसरे वाले में सारे कायरल कार्बन का आरएस निकाला। अगर कंप्लीटली चेंज हो रहा है, जितने आर है सबका एस हो जाए, जितने एस है सबका आर हो जाए, इसी को हम कहते हैं इनहेंसियोमर। दूसरा, अब आरएस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली चेंज होने के बाद दूसरा, अगर मान लीजिए आरएस कॉन्फ़िगरेशन हाँ चेंज तो हो रहा है, आरएस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली चेंज हो रहा है, बट अब यहां पे एक हमने कंडीशन डाल रहा हूं, ध्यान से देखना, कंप्लीटली चेंज हो रहा है। अगर आरएस कॉन्फ़िगरेशन माना कि कंप्लीटली चेंज हो रहा है, बट अगर पीओएस सीओएस एब्सेंट है, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री आपका एब्सेंट है, पीओएस सीओएस क्या है? एब्सेंट, तो होगा इनहेंसियोमर। पीओएस सीओएस एब्सेंट कल ही क्लास में बताया था, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज इसी को बोलते हैं, क्योंकि पीओएस सीओएस एब्सेंट होगा तो ही हमारा अनसिमेट्रिकल कंपाउंड होगा, और अनसिमेट्रिकल का ही नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज बनता है। तो केवल ये कंडीशन जरूरी नहीं है, इसके साथ साथ पीओएस सीओएस एब्सेंट हो या बोल दो अनसिमेट्रिकल हो तो इनहेंसियोमर होगा। अगर आरएस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली चेंज है और पीओएस सीओएस प्रेजेंट है तो क्या करोगे? अगर आरएस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली चेंज है, पीओएस सीओएस प्रेजेंट है, यानी कि क्या वो सिमेट्रिकल है, तो हम क्या कर देंगे इसको? अगर किसी भी कंपाउंड में पीओएस सीओएस प्रेजेंट है और आरएस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली चेंज हो रहा है, कंप्लीटली अपोजिट है, बेटा पीओएस सीओएस है, इसका मतलब आप बोल दोगे आइडेंटिकल है, एकदम बढ़िया। पीओएस सीओएस है और अगर इसमें मतलब सिमेट्रिक है, प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोल दोगे? हाँ बिल्कुल सही है, एक कायरल कार्बन हो जाएगा अब इसमें, बिल्कुल बोला आपने सही, सिमेट्रिक हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट, तो फिर ये आइडेंटिकल हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा। अगर मान लो आरएस कॉन्फ़िगरेशन चेंज ही ना हो, भाई दो कंडीशन हमने लिया कि आरएस कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जा रहा है कंप्लीटली, बट अगर आरएस कॉन्फ़िगरेशन सेम रह गया, डू नॉट चेंज, आर का आर रह गया, एस का एस रह गया, तब क्या करोगे? सर अगर आरएस कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हुआ तो द कंपाउंड विल बी आइडेंटिकल। कल मैंने एक एग्जांपल भी क्लास में कराया था, बोलो कि सर अगर चेंज नहीं हो रहा है तो वो आइडेंटिकल है, कल हमने एक क्लास में कराया था। बस ये वाली एक्स्ट्रा चीज मैंने बताई है कि अगर भले कंप्लीटली आरएस कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा हो, बट अगर पीओएस सीओएस है, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, उसमें एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री है, वो सिमेट्रिकल हो गया, और सिमेट्रिकल का मतलब आइडेंटिकल हो गया, सिंपल। ऐसा भी तो केस हो सकता है, केस नंबर 4, ऐसा भी तो केस होता है कि सर आरएस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली चेंज ना करके पार्शियली चेंज हो रहा है। अब आरएस कॉन्फ़िगरेशन पार्शियली चेंज, अब पार्शियली चेंज का मतलब मैं सिखाता हूं, ध्यान से देखना। आरएस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली चेंज ना होके पार्शियली चेंज हो रहा है, यानी कि मान लो लेफ्ट हैंड साइड में 2 आर है, तो अगर दोनों एस हो जाए तो ये कंप्लीटली चेंज है, बट एक तो चेंज हो रहा है, एक नहीं हो रहा है, यानी कि ये पार्शियल चेंज है। फिर से देखोगे मेरी तरफ, मान लो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में कायरल कार्बन आर एस एस आ रहा है,
अगर पूरा पूरा चेंज होना है तो दिस इज कंप्लीट चेंज, पूरा पूरा 180 डिग्री रिवर्स हो गया। लेकिन अगर पूरा पूरा चेंज नहीं हो रहा है, मान लो दो चेंज हुआ, दो चेंज नहीं हुआ, इसको कहते हैं पार्शियल चेंज। अगर आरएस कॉन्फ़िगरेशन पार्शियली चेंज हो रहा है देन इट इज डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर बोलते हैं, डायस्टीरियोमर्स। इनैंशियोमर आइडेंटिकल और डायस्टीरियोमर की यही केस है। अगर आधा अधूरा चेंज हो रहा है तो डायस्टीरियोमर, पूरा चेंज हो रहा है इनैंशियोमर, चेंज नहीं हो रहा है आइडेंटिकल। अगर चेंज पूरा हो रहा है बट फिर भी पीओएस यूएस है तो भी आइडेंटिकल। बस ये केस एक्स्ट्रा है, यही भूलते हो आप। और एग्जाम आपको 2018 का क्वेश्चन दिखाऊं, लास्ट इनैंशियोमर डायस्टीरियोमर से 2018 में क्वेश्चन आया था, 18 वाला क्वेश्चन यही था कि कंप्लीट चेंज होते ही लोगों को दिमाग में आता अच्छा ये तो क्या है, कंप्लीट चेंज हो गया, इनैंशियोमर हो गया, बट पीओएस यूएस चेक करना भूल जाते हैं। पीओएस अभी एक और चीज हम इंट्रोड्यूस करेंगे आगे जाके, मीजो, लेकिन उससे पहले इतना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, तब मीजो में मजा आएगा। सर आरएस कॉन्फ़िगरेशन तो कायरल में ही लगता है ना, फिर सेकंड पॉइंट में, एक सेकंड, फिर सेकंड पॉइंट, हां अरे बेटा कायरल में ही लगेगा, तो मैंने कब बोला कि आइडेंटिकल वाले कायरल नहीं हो सकते? भाई आप ये वाला लो, OH HCl OH, अब देखो से एज्यूम कि ये R है और ये S है, भाई कायरल तो है बट इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी तो है। ये देखो हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री भी तो है। अगर मैं इस प्लेन से काटूं, विधि का विधान है कटना है बेटा, अगर मैं इस प्लेन से काटूं तो ऊपर और नीचे बराबर बराबर दिख रहे हैं। ठीक हो गया? तो पीओएस सीओएस कायरल कार्बन में हो सकता है, कायरल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में हो सकता है। अभी एग्जांपल देके बताया। चलो नेक्स्ट। अब जैसे मैं ना इस क्वेश्चन को सबसे पहले आपके लिए सॉल्व करूंगा, अब मैंने इस क्वेश्चन को सबसे पहले आपके लिए सॉल्व करूंगा। जल्दी से मुझे इसको नंबरिंग दे दो 1, इसको नंबरिंग दे दो 2, इसको नंबरिंग दे दो 3, इसको नंबरिंग दे दो 4। ठीक है, अब मुझे 1 एंड 2 में रिलेशन बताओ। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 1 एंड 2? ये इनैंशियोमर है, डायस्टीरियोमर है या इक्वल है? 1 एंड 3 इनैंशियोमर है या डायस्टीरियोमर है, इक्वल है? 1 एंड 4 इनैंशियोमर है, डायस्टीरियोमर है, इक्वल है? 2 एंड 3 इनैंशियोमर या डायस्टीरियोमर है, इक्वल? 2 एंड 4 इनैंशियोमर डायस्टीरियोमर इक्वल? 3 एंड 4 इनैंशियोमर है कि डायस्टीरियोमर है कि इक्वल है? जल्दी से बोल दो। 1 एंड 2 आइडेंटिकल है। इतना जल्दी तो आंसर नहीं आएगा यार, आप तो एकदम ही पता नहीं क्या ही शक्तिमान हो गया एकदम से, सारे के सारे शक्तिमान तो नहीं है ना, तुरंत आंसर आए। 1 एंड 2 इनैंशियोमर है। ओके चलिए, सबसे पहले 30 सेकेंड्स में आपको देता हूं और फिर 30 सेकेंड्स के बाद मैं इस पे सॉल्व करूंगा, क्योंकि प्रॉपर टाइम लगेगा तो ये सॉल्व होगा। और इस पूरे क्वेश्चन में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इनैंशियोमर डायस्टीरियोमर आइडेंटिकल का पूरे क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। आ जाओ, सबसे पहले देखो कि सर इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो सर इसका कॉन्फ़िगरेशन मैंने सबसे पहले सीआईपी रूल से प्रायोरिटी दूंगा। 1 यहां पे आएगा ऑक्सीजन, यहां पे इस कार्बन के साथ 3 ऑक्सीजन है, इस कार्बन के साथ 1 ऑक्सीजन, 1 कार्बन और 1 हाइड्रोजन है, यानी कि प्रायोरिटी नंबर 2 इसको मिलेगी, प्रायोरिटी नंबर 3 नीचे वाले को मिल गई, प्रायोरिटी नंबर 4 यहां पे आ गया। अगर 4th प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो मैं 1 से 3 जाता हूं, अगर 4th प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो मैं 1 से 3 जाऊंगा। 1 से 3 जाओगे क्लॉकवाइज यानी कि आर होगा। तो पहला वाला क्या सबका आर हो गया है, यहां तक पहला वाला आर सबका हो गया है, बहुत बढ़िया। 1 से 2, 1 से 3 जाते थे, क्लॉकवाइज है, आर हो गया, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ जरा, सर इसमें इसकी प्रायोरिटी बन जाएगी, इस कार्बन से 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन जुड़ा है, इस कार्बन से 1 ऑक्सीजन 1 कार्बन 1 हाइड्रोजन जुड़ा है, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा ऑक्सीजन है। फिर ऊपर वाले की प्रायोरिटी 3, ऊपर वाले की प्रायोरिटी ये 4। अगर 4th प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो मैं 1 से 3 जाता हूं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि एस जा रहा हूं, तो ऊपर वाले का आर और नीचे वाले का एस है। ये बात यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जल्दी से मुझे कमेंट में बता देना। होगा, हो गया? एस आ रहा है, सबका एस आ रहा है, बहुत बढ़िया, एस आ गया। चलो ये आर और एस आ गया, अब इसका निकालो, फिर बताओ मुझे 1 और 2 में रिलेशन तभी निकल पाएगा, 1 और 2 में रिलेशन तभी निकल पाएगा। आ जाओ, एक एक करके मैं निकालता हूं आपके साथ सब लोग देखो यहां पे। मोर प्रायोरिटी ग्रुप, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी ग्रुप, थर्ड प्रायोरिटी ग्रुप, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप। अगर आप 4th प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन पे तो मैं 1 से 3 जाऊंगा। 1 से 3 कैसा जा रहा हूं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज?
अगर 90 क्लॉकवाइज जा रहा हूं तो क्या मैं इसको एस बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं। तो दिस इज एस। इसमें आ जाओ सर। प्रायोरिटी नंबर 1, प्रायोरिटी नंबर 2, प्रायोरिटी नंबर 3, प्रायोरिटी नंबर 4। सर प्रायोरिटी नंबर 4 अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो मैं 1 से 3 जाऊंगा, और 1 से 3 जाने पे देखो ये क्लॉकवाइज जा रहा है, और क्लॉकवाइज यानी कि आर जा रहा है, क्लॉकवाइज यानी कि आर आ रहा है। अब बताओ मुझे सर 1 एंड 2 की अगर मैं बात कर लेता हूं, खुद ही बता दो क्या पूरा पूरा चेंज है या पार्शियल चेंज है या क्या है? पूरा पूरा चेंज है या पार्शियल चेंज है? ये चेंज ही नहीं है। कंप्लीट चेंज, नो चेंज या पार्शियल चेंज? तो देखो आर का एस हो गया, एस का आर हो गया, 100% चेंज हो गया, कंप्लीट चेंज हो गया। अच्छा अगर कंप्लीट चेंज है और पीओएस सीओएस है तो क्या हो जाएगा? आइडेंटिकल। और कंप्लीट चेंज है, पीओएस सीओएस नहीं है तो क्या हो जाएगा? इनएंशियोमर। तो देखो यार इसमें तो पीओएस नहीं हो सकता। देखो ऊपर एसिड है, नीचे एल्डिहाइड है, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता, ऊपर नीचे एसिड है, नीचे एल्डिहाइड है। किसी भी तरह से सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगा। देखो इधर हाइड्रोजन है, इधर देखो इधर OH है, इधर H है, तो किसी भी तरह से ना प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो देख लो कंप्लीट चेंज एंड पीओएस प्रेजेंट नहीं है, क्या बोल दूंगा मैं? इनएंशियोमर या आइडेंटिकल? तो अगर पीओएस प्रेजेंट नहीं है, इट इज इनएंशियोमर्स। इनएंशियोमर्स। फील आया? फील आया? इनएंशियोमर्स। बहुत बढ़िया। पूनम जी ने आज फिर से बताया है, फिर से बता दिया है। महादेव दास जी ने भी बता दिया कि भाई, महादेव ने भी बता दिया कि यार आज तो इनएंशियोमर है। 1 एंड 3 में बताइए। अब 1 एंड 3 के लिए आपको पहले उसका वो निकालना पड़ेगा, पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ेगा। थोड़ा फास्ट हो जाऊं क्या? थोड़ा फास्ट हो जाऊं क्या? ये आर है और ये आर है। अब बताओ 1 एंड 3 में थोड़ा फास्ट हो गया मैं, आर और आर हो गया हूं। अब बताओ 1 एंड 2 मिरर इमेज, नॉन सुपर इंपोजेबल। ऐसे हाँ भाई, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है, इसलिए भी आप बोल सकते हो। बिल्कुल सही बोला आपने। 1 और 3 के बारे में आ जाइए। अब 1 और 3 में 3 ही केस हो सकते हैं, कंप्लीट चेंज, नो चेंज या पार्शियल चेंज। कौन सा है? तो आर एस का आर आर हो रहा है। देखो केवल ये वाला आधा पार्ट चेंज हुआ है, ओनली द हाफ पार्ट चेंजेस। तो चूंकि पार्शियल चेंज हो रहा है, केवल आधा पार्ट चेंज हो रहा है, पार्शियल चेंज हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं? इनएंशियोमर बोले, आइडेंटिकल बोले, डायस्टीरियोमर बोले। तो सर अगर आधा पार्ट चेंज हो रहा है तो दिस इज नथिंग बट दिस इज डायस्टीरियोमर्स। स्टीरियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स। इट इज द 1 एंड 3 के लिए डायस्टीरियोमर्स। 1 एंड 4 के लिए आप आइए। थोड़ा सा फास्ट हो जाऊं कैलकुलेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए, थोड़ा सा फास्ट हो जाऊं कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए, तो ये दोनों एस और एस है बेटा। क्योंकि आपसे पहले वाले उसको पढ़ा रखा हूं तो मुझे याद है। चलो ये एस और एस है। अब बता दो 1 एंड 4 में क्या है? तो फिर से देखोगे आधा ही चेंज हुआ है, केवल ये वाला पार्ट चेंज हो रहा है, नीचे वाला पार्ट चेंज नहीं हुआ है, हाफ चेंज हुआ है, पार्शियल चेंज बोलते हैं। तो जब जब पार्शियल चेंज आएगा तो क्या मैं इसको डायस्टीरियोमर्स बोल दूंगा? क्या जब स्टीरियोमर्स, जब जब पार्शियल चेंज होगा तो डायस्टीरियोमर्स बोल दूंगा। 2 एंड 3 में आ जाओ, बोलो बेटा 2 एंड 3 में। तो सर 2 एंड 3 में भी आधा ही चेंज हुआ है, केवल ऊपर वाला काइरल कार्बन चेंज हो रहा है, आधा ही चेंज हो रहा है, देयरफॉर इट इज डायस्टीरियोमर्स। 2 एंड 4 की बात करो, 2 एंड 4 में एस आर है, एस एस है, अगेन आधा ही चेंज हुआ है, एस आर है, एस एस है, अगेन आधा चेंज हुआ है, तो सर आपके पास डायस्टीरियोमर्स हो जाएगा। एस आर है, एस एस है, स्टीरियोमर्स। ठीक है, तो आपके सामने सर डायस्टीरियोमर्स रहेगा। 3 एंड 4 में आर आर का एस एस है, कंप्लीट चेंज है। कंप्लीट चेंज है तो आप ध्यान दो, क्या पीओएस सीओएस है? नहीं। ऊपर एसिड नीचे एल्डिहाइड, ऊपर एसिड नीचे एल्डिहाइड, सिमेट्रिक तो नहीं है। और अगर सिमेट्रिक नहीं है तो सर 3 एंड 4 आपके पास इनएंशियोमर आ जाएंगे, क्योंकि कंप्लीट चेंज और पीओएस सीओएस एब्सेंट है तो इनएंशियोमर्स हो गया। एकदम सही जवाब, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ या ना जल्दी से बोल दो। तो बेटा नियति, नियति ने भी इनएंशियोमर बोल दिया है। नियति क्या नाम है यार आपका? नियति, नॉट नियति, नियति, राइट? नियति, नियति साफ होनी चाहिए, ऐसा हमेशा लोग कहते हैं। बहुत बढ़िया, ओके हो गया, ओके ओके हो गया, क्या बात है, लोग ओके कह दिया, ओके रिपोर्ट, रिपोर्ट ओके भाई, है ना? वो रणवीर सिंह का डायलॉग आपको याद है कि आप मेरे बारे में मोहल्ले से पता कर लो, रिपोर्ट अच्छी मिलेगी। क्या बात है, हमारे बारे में मोहल्ले वालों से पता कर लीजिए, रिपोर्ट अच्छी मिलेगी।
What is the relation between these two compounds? Are these compound identical or the compound enantiomer or they are diastereomers? क्या होंगे? enantiomer है, डाइस्टेरियोमर है, मिथाइल मिथाइल है, ठीक है, Cl है, ओके, सी दिस। क्या इसमें मैं क्या करूं, डाइस्टेरियोमर है या क्या है? तो सर आपको 30 सेकेंड्स तो लेना ही पड़ेगा, तुक्का नहीं लगाना है कि नहीं नहीं सर आपने डाइस्टेरियोमर पढ़ा तो डाइस्टेरियोमर ही आंसर आ जाएगा। बेटा डाइस्टेरियोमर पढ़ा रहे एनेंशियोमर भी दे सकते हैं क्योंकि एनेंशियोमर पढ़ा चुके हैं। कैसे डाइस्टेरियोमर यार, कैसे डाइस्टेरियोमर, आप इतना जल्दी कैसे कर सकते हो? तो यार गजब के चीटर हो। हाँ कई लोग आए, अभी एनेंशियोमर वाले आ गए, आइडेंटिकल वाले भी। मैं कह रहा हूं ना तुक्का मत लगाओ, सेंसिबल आंसर दो, सेंसिबल आंसर दो। तो देखो मैं आपको बता दूं सर, प्रायोरिटी नंबर 1, प्रायोरिटी नंबर 2, प्रायोरिटी नंबर 2 नीचे, प्रायोरिटी नंबर 3 ऊपर, 4 तो 1 से 3 जाएंगे बेटा, ऊपर वाला आर हो गया, ऊपर वाला आर है। इधर जाओगे 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, देखो 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, प्रायोरिटी डिसाइड हो गया। अगर फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो कहां से मूव करते हैं? 1 से 3 मूव करते हैं। 1 से 3 मूव करोगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? 1 से 3 मूव करने पे एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि एस हो रहा है, एकदम बढ़िया हो जा रहा है। क्या आरएस हो गया क्या पहला वाला? सेकेंड वाले में देखोगे तो 1 प्रायोरिटी, 2 प्रायोरिटी, 3 प्रायोरिटी, 4, 1 से 3 जाएंगे क्लॉकवाइज यानी कि आर, क्लॉकवाइज यानी कि आर, और ये भी बेटा क्लॉकवाइज यानी कि आर। अब बताओ इनेंशियोमर है या डाइस्टेरियोमर है, क्या है? तो सर ये डाइस्टेरियोमर है। व्हाई? बिकॉज ऑफ द पार्शियल चेंज ऑफ द कायरल कार्बन कॉन्फ़िगरेशन। कायरल कार्बन कॉन्फ़िगरेशन का आधा अधूरा चेंज हो रहा है, पार्शियल चेंज हो रहा है, इट इज डाइस्टेरियोमर्स। आधा अधूरा चेंज हो रहा है, पार्शियल चेंज हो रहा है, डाइस्टेरियोमर्स है। आगे बढ़ जाओ बेटा, यहां पे पार्शियल चेंज हो रहा है, आधा अधूरा चेंज हो रहा है, डाइस्टेरियोमर्स है। यहां पे आइए तो सर दिस इज बेंजीन, यहां क्लोरीन, यहां हाइड्रोजन, यहां कार्बन। तो आ जाओ क्लोरीन को प्रायोरिटी नंबर 1 दे देंगे। थोड़ा सा आपको मैं थोड़ा सा बस आपको इसमें ट्विस्ट करने को 30 सेकेंड्स लीजिए फिर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जब तक आप कॉन्फ़िगरेशन के बहुत सारे क्वेश्चन खुद से नहीं करेंगे, ऑर्गेनिक में हमेशा डाउट रहेगा। ऑर्गेनिक मतलब ये वाले पार्ट में, एनेंशियोमर डाइस्टेरियोमर वाले में, अगर आर आर है और आर पूरा चेंज हो जा रहा है तो इनेंशियोमर, आधा चेंज हो रहा है डाइस्टेरियोमर, चेंज ही नहीं हो रहा है आइडेंटिकल। और एक और केस आइडेंटिकल का, पूरा चेंज हो जाए और पीओएस आ जाए तो फिर भी आइडेंटिकल। हाँ तो सर आप बताओ इसके बारे में क्या ख्याल है आपके? व्हाट इज द ख्याल इन दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में व्हाट इज द ख्याल? पीएच डाइस्टेरियोमर से, सही बताओ, रॉन्ग। सॉल्व करके देखना पड़ेगा। 1 यहां पे इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं और इस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा है, प्रायोरिटी नंबर 2, प्रायोरिटी नंबर 3, प्रायोरिटी नंबर 4। अब आ जाओ सर, अगर फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो 1 से 3 मूव करते हैं, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? 1 से 3 मूव कर रहे हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है। सर ये चूंकि क्लॉकवाइज है, ऊपर वाला कार्बन आपका आर हो गया, नीचे वाला कंपेयर कर लेते हैं। 1 है, ऊपर प्रायोरिटी 2 है, नीचे प्रायोरिटी 3 है, ये 4 है। फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन पे 1 से 3 जाएंगे, क्लॉकवाइज जा रहे हैं इसलिए सर फिर से आर हो रहा है, क्लॉकवाइज जा रहे हैं इसलिए सर फिर से आर हो रहा है। एकदम बढ़िया हो गया, ऊपर वाला आर और आर हो गया है। इधर राइट हैंड साइड में जाते हैं और बताते हैं आपको, राइट हैंड साइड में जाता है, प्रायोरिटी रूल 1 आ गया, नीचे कार्बन क्लोरीन के साथ जोड़ा, यहां कार्बन हाइड्रोजन के साथ जोड़ा, 1 2 3 4, ठीक है। अगर फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, अगर फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो क्या करना पड़ेगा? अगर फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन पे है देन, अगर फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो फिर आप क्या करोगे? 1 से 3 मूव करोगे, और 1 से 3 मूव करोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि एस है। आगे देखोगे यहां पे, ये वाले में देखो तो इस वाले को प्रायोरिटी नंबर 1 मिलेगी, ऊपर प्रायोरिटी 2 मिलेगी, नीचे प्रायोरिटी 3 मिलेगी और फिर 4 मिलेगा। सर फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो 1 से 3 मूव करेंगे, क्लॉकवाइज हुआ यानी कि आर हो जाएगा। तो मुझे बताओ अभी सर, हमने कॉन्फ़िगरेशन निकाल लिया है, पार्शियल चेंज है या कंप्लीट चेंज है? चूंकि पार्शियल चेंज है इसलिए बेटा आंसर इज डाइस्टेरियोमर्स, चूंकि चेंज हो गया इसलिए इट इज डाइस्टेरियोमर्स।
ठीक हो गया, समझ में आ गया है, आगे बढ़ सकते हैं। हां, एक और चीज है 180 डिग्री वाला, छोड़िए उसको, कंफ्यूजन होता है बार बार, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। मेथड टू चेक आइडेंटिकल मीजो या इनएंशियोमर पेयर। चलिए अब आते हैं, इसी में मीजो घुसा देंगे अभी। आइए, सबसे पहले मुझे बताइए 1 एंड 2 में क्या रिलेशन है, फिर आप मुझे बताएंगे 1 और 3 में क्या रिलेशन है, फिर मुझे बताएंगे 1 एंड 2 एंड 3 में क्या रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन 1 एंड 2, रिलेशन बिटवीन 1 एंड 3, रिलेशन बिटवीन 2 एंड 3। तो 1 एंड 3 में बच्चों क्या रिलेशन है, इनएंशियोमर है, डायस्टेरियोमर है या मीजो है। 1 एंड 2 में इनएंशियोमर है, डायस्टेरियोमर है, मीजो है। सिंपली अगर आप गेस मारने की कोशिश करेंगे, सर ऊपर नीचे है, यहां भी ऊपर नीचे, गड़बड़ कर जाओगे। मैंने बताया है इनएंशियोमर है, डायस्टेरियोमर है, मीजो। मीजो अभी थोड़ी देर में आएगा, बट पहले मुझे बताइएगा कि 1 एंड 2 में इनएंशियोमर है कि डायस्टेरियोमर है। तो सर आप सबसे पहले आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालो। सबसे पहला प्रायोरिटी इसको जाएगा, दूसरा प्रायोरिटी इसको जाएगा, तीसरा प्रायोरिटी इसको जाएगा, और चौथा प्रायोरिटी सर यहां पे डैश पे चला जाएगा। अगर फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे है, फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे है, तो क्या करते हैं, 1 से 2 से 3 मूव करो। फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे तो 1 से 2 से 3 मूव करो। सर क्लॉकवाइज मूव करो, इसलिए आर हो जाएगा। सो दिस कायरल कार्बन इज आर। सिमिलरली अगर आप निकालोगे तो दिस कायरल कार्बन इज एस। सिमिलरली आप यहां पे जाओगे, दिस इज एस एंड ये वाला कार्बन आर। और आप निकालने जाओगे तो दिस इज एस एंड दिस इज एस। अब बताओ 1 एंड 2 में क्या रिलेशन है, आर का एस, एस का आर, कंप्लीट चेंज कहते हैं इसको, 100% चेंज कहते हैं इसको, और इसको हम कहते हैं इनएंशियोमर्स। इसको हम कहते हैं बच्चों इनएंशियोमर्स। 1 एंड 2 में क्या होगा सर, आपके पास इनएंशियोमर्स होगा। 1 एंड 2 में इट इज इनएंशियोमर्स, है ना। सर एच डैश पे है, ये कैसे पता चला, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। सर देखो, अगर एक ये नॉर्मल बॉन्ड है, दूसरा ये नॉर्मल बॉन्ड है, एक वेज है, तो डैश ही तो बचा है भाई। यहां पे देखो, ये हॉरिजॉन्टल पे नीचे डैश पे ही तो बचा है, वही एक बचा है, वही हाइड्रोजन जाएगा। चलो 1 एंड 3 में आर एस का एस एस हुआ, यानी कि पार्शियल चेंज है, यानी कि मैं आंख बंद करते हुए रात के सपनों में भी मैं ये जवाब दे पाऊंगा कि सर ये डायस्टेरियोमर है। पार्शियल चेंज का मतलब डायस्टेरियोमर है। हेलो हेलो, समझ में आ रहा है, सुनाई दे रहा है, क्लियर एकदम, डायस्टेरियोमर एकदम बढ़िया। चलो नेक्स्ट, 1 एंड 3 हो गया, 2 एंड 3 में आओ, एस आर का एस एस है, फिर से पार्शियल चेंज है, देयरफॉर इट इज बच्चों डायस्टेरियोमर्स। एकदम बढ़िया, हाँ या ना, आगे बढ़ सकते हैं, दिस इज डायस्टेरियोमर्स। मजा ही आ गया होगा, मजा ही आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालना हमने सिखा रखा है। आइए ये दोनों में बताइए कि ये दोनों इनएंशियोमर है, डायस्टेरियोमर है या क्या है। इनएंशियोमर है, डायस्टेरियोमर है, क्या है, जल्दी से बताइएगा। आप देखो, तो इनएंशियोमर है, डायस्टेरियोमर है, ये जो है इसके बारे में आप देखो तो यार, ओके ओके ओके, यहां पे जो चौथा आएगा वो वेज पे आएगा, ऑब्वियस है, एक ही वही बचा हुआ है। यहां जो चौथा आएगा वो वेज पे आएगा, एक ही बात है, बहुत बढ़िया बात है। बस हम एक रिलेशन यहां पे बड़े अच्छे से बता पा रहे हैं। कर सर इस डबल बॉन्ड के तरफ ये ट्रांसफॉर्म आ रहा है क्या, और इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ये सिस फॉर्म आ रहा है क्या। ये दोनों ही ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है, सिस ट्रांस जी है, ये सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ये दोनों ही ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है, और ये सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है। बोलो हाँ या ना, ये दोनों ही ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है, और ये सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है। एकदम चंगा, क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, एकदम बढ़िया, हाँ या ना। तो यहां पे आपके पास बच्चों सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है, ये क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है आपको, ये क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये आपके पास देखो, हाइड्रोजन यहां चला जाएगा वेज पे, यहां पे क्या जाएगा हाइड्रोजन, चौथा वैलेंसी हाइड्रोजन से फुलफिल होगा। सिस ट्रांस आइसोमरिज्म जब भी आपको दिख जाए, सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ठीक है, और यहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तो दिख गया, सिस और ट्रांस। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कौन है, डायस्टेरियोमर है या नहीं है। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म मुझे बताओ, डायस्टेरियोमर है या नहीं है। ओके, एक कार्बन से देखते हैं,
आइडेंटिकल है, नो प्रॉब्लम। सिस ट्रांस, बेटा ये जीआई बताया मैंने, सिस, अरे लिख लेते हैं भाई। अब ये नहीं कहना कि सर सिस ट्रांस, इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन है? सिस एंड ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आते हैं, बट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन है? इनएंशियोमर है, डाइस्ट्रीमर है, या क्या है? कैसे आइडेंटिफाई करोगे? दोनों सीएल पे हैं, दोनों सेम है, एक सिस हो गया, ट्रांस हो गया। अगर मैं ऑप्टिकल को ओके अपोजिट रख रहा हूं, हाँ 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 हाँ, गुड 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 गुड। ये बच्चों आपस में जो है ना डाइस्टीरियोमर्स है। रीजन बताऊं, रीजन बताऊं, दे बोथ आर डाइस्टीरियोमर्स ऑफ ईच अदर। रीजन समझो, व्हाई दे आर डाइस्टीरियोमर्स ऑफ ईच अदर, रीजन समझो, ध्यान दो। डाइस्टीरियोमर क्या होता है? पार्शियल चेंज हो रहा है। तो देखो इस वाले डैश सेम है, हाइड्रोजन भी सेम है, मिथाइल भी सेम है, ये वाले में पार्शियल चेंज हो रहा है, कभी सिस कभी ट्रांस। इट इज शोइंग पार्शियल। जब भी आपके पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में सिस ट्रांस दिख जाए तो वो डाइस्टीरियोमर में इंक्लूड कर लेना। जब भी आपके पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में सिस ट्रांस दिख जाए तो डाइस्टीरियोमर में इंक्लूड कर लेना, क्योंकि सिस ट्रांस भी आपका पार्शियल चेंज की तरह ही कंक्लूड किया जाता है। यहां पे आप आ जाओ। अच्छा इसने लिख दिया, चलो अब चूंकि इसने हर कायरल कार्बन पे लिख दिया है इसका कॉन्फ़िगरेशन, 1 and 2 में रिलेशन बताइए, सिमिलरली 1 and 3 में रिलेशन बताइए, सिमिलरली बच्चों 2 and 3 में रिलेशन बताइए। 1 and 2 में इनएंशियोमर है, डाइस्ट्रीमर है, क्या होगा? 1 and 3 में इनएंशियोमर है, डाइस्ट्रीमर क्या होगा? 2 and 3 में इनएंशियोमर है, डाइस्ट्रीमर क्या होगा? जल्दी से बता दो। तो सर एस एस का आर आर हो गया है, लेकिन मुझे बताओ क्या पीओएस सीओएस है? एस एस का आर आर हो गया है, लेकिन मुझे बताओ कोई पीओएस सीओएस है या नहीं है? तो सर यहां पे अगर आप डाल रहे हो तो सर पीओएस तो नहीं है, एक ऊपर और एक नीचे है, एक ऊपर और एक नीचे है, ओके। सीओएस भी नहीं है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तो सीओएस भी नहीं है, ओके। तो अगर पीओएस सीओएस नहीं है, कंप्लीट चेंज है, तो मैं इसको इनएंशियोमर बोल दूंगा। कोई दिक्कत? आप सब लोगों को कोई दिक्कत? आरएनएस कौन से लेक्चर में हुआ था? जस्ट पहले लेक्चर में बेटा। आप शायद कहीं पे एक्स्ट्रा लेक्चर भूल चुके हैं, इसलिए आपका नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, आप देख के आइए। देखो कंप्लीट चेंज हो गया है, पीओएस सीओएस नहीं है, इनएंशियोमर। चलो 1 and 3 में देखते हैं। एस एस का एस आर हुआ है, सर पार्शियल चेंज है, उसका तो आंख बंद करके डाइस्टीरियोमर्स लिख लो। पार्शियल चेंज में डाइस्टीरियोमर लिख लो। 2 and 3 में भी पार्शियल चेंज हो रहा है, देन अगेन इट इज डाइस्टीरियोमर आएगा। डाइस्टीरियोमर आ जाएगा पार्शियल चेंज में। इनएंशियोमर डाइस्टीरियोमर्स आपके पास तीनों कंडीशंस आ चुके हैं। इनएंशियोमर एंड डाइस्टीरियोमर ये तीनों कंडीशन आपके पास आ चुकी है। टेल मी द रिलेशन बिटवीन दीज टू। इन दोनों के बीच में तो रिलेशन बताइए। चलो अब आ जाओ यहां पे। ये दोनों में क्या आपका कहना है कि इनएंशियोमर है, डाइस्टीरियोमर है, मीजो है? व्हाट विल बी द फॉलोइंग? इनएंशियोमर है, डाइस्टीरियोमर है, मीजो है? कम ऑन। हाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें, गलत। अगर आपको लग रहा है प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो सर ऊपर सीएल नीचे बीआर कभी प्लेन ऑफ सिमेट्री हो ही नहीं सकता। इस वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। कहां पे? इस वाले में। अरे बेटा डाइस्टीरियोमर में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिखते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री कहां देखते हैं? जहां कंप्लीट चेंज हो रहा है और फिर पीओएस, जहां कंप्लीट चेंज हो रहा है और फिर पीओएस है, तब वो आइडेंटिकल का केस बनेगा। डाइस्टीरियोमर में पीओएस देख के कोई फायदा नहीं है, उसमें नहीं देखना था, बताया ना। चलिए नेक्स्ट आप आ जाओ यहां पे बच्चों, यहां देख लो। तो आपके पास बड़ी सिंपल हो गया है कि आपको आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ेगा। तो देखिए अगर आप निकालोगे तो दिस इज आर एंड दिस इज एस आर। आर है और दूसरा वाला एस आर है। मुझे याद था, मैंने बता दिया है। एस आर और आर एस कॉन्फ़िगरेशन आपको निकालना आता है, ठीक है? आर और आर एस, ठीक है? अब मुझे बता दो इनएंशियोमर है, डाइस्टीरियोमर है? सर पार्शियल चेंज है इसलिए डाइस्टीरियोमर है, ऑब्वियसली पार्शियल चेंज है बच्चों, इसलिए इसका डाइस्टीरियोमर्स है। चलो अब इसको आप जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं उसको आप कैलकुलेट करोगे। नीट का पीवाईक्यू है, दिस इज नीट पीवाईक्यू। कैलकुलेट करो ये नीट पीवाईक्यू को।
क्या है ये नीट पीवाईक्यू में? दोनों एक दूसरे के इनएंशियोमर है, डाइस्ट्रियोमर है, मीजो है, या क्या है? अभी मीजो अभी आया नहीं है, रुकेंगे। देखो, सबसे पहले आप वो निकालो, कॉन्फ़िगरेशन निकालो। तो सर कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो 1, फिर यहां पे कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन और यहां पे क्लोरीन है, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 मिल जाएगा। फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे होने की वजह से 1 से 3 मूव करेंगे, और 1 से 3 मूव करोगे तो क्या हो जाएगा सर? इनएंशियोमर। 1 से 3 मूव करने की वजह से सर ये इनएंशियोमर हो गया आर। पहला वाला क्लियर। दूसरा पे आ जाओ, इसको 1 देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 3 देंगे, इसको 4 देंगे। फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे होने की वजह से 1 से 3 जाएंगे, क्लॉकवाइज होगा। तो अगर क्लॉकवाइज होगा तो फिर से सर ये आर ही होगा, तो दिस इज आर आर। अगले वाले केस में आ जाओ। अगले वाले केस में सर इसका 1 जाएगा, इसका 2 जाएगा, इसका 3 जाएगा, इसका 4 जाएगा। 1 से 3 जब आप जा रहे हो, 1 से 3 में जा रहे हो तो सर ये एस हो जाएगा, आर आर का एस। फिर से देखोगे इट इज 1, इट इज 2, इट इज 3, इट इज 4। 1 से 3 जाओगे तो सर एंटी क्लॉकवाइज ये फिर से एस हुआ, तो देन वी हैव आर आर है, एस एस है। कंप्लीट चेंज है, बस इतना चेक कर लो, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो आइडेंटिकल होगा, अगर नहीं है तो इनएंशियोमर होगा। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो नहीं सकता, ऊपर दोनों अलग अलग है, एक एल्डिहाइड है, एक मिथाइल है। यहां भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता, ऊपर दोनों अलग अलग है, एक एल्डिहाइड है, एक मिथाइल है। तो कंप्लीट चेंज है, पीओएस सीओएस नहीं है, तो इस केस में हम इनएंशियोमर ही आंसर बोल देते हैं। बोलो एब्सोल्युटली क्लियर है, नहीं क्लियर? इनएंशियोमर ही बोल देते हैं, बोलो एब्सोल्युटली क्लियर है सब लोगों का? ठीक है। ये मिरर इमेज है। अरे बेटा, मिरर इमेज कैसे हो जाएगा? संभव ही नहीं है। मिरर इमेज देखो, ये सीएल यहां आएगा, क्या मिरर इमेज है? नहीं सर, ये नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है। दिस इज अ नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज नहीं है। समझ गए? इजी है, नीट पीवाईक्यू बहुत इजी है। हाँ ऑब्वियसली यार, नीट पीवाईक्यू इजी है। अब ये करो, अब ये करो, थोड़ा सा दिमाग में जोर लग रहा है को मजबूर करेगा, थोड़ा सा दिमाग। अच्छा एक काम करते हैं, मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूं। ये आर एस है और ये जो है एस आर है। चलो कंप्लीट चेंज है, बस इतना ध्यान देना है। अब कंप्लीट चेंज है, इसमें ये इनएंशियोमर है, डाइस्ट्रियोमर है, आइडेंटिकल है या मीजो है? इनएंशियोमर है, डाइस्ट्रियोमर है, आइडेंटिकल है, मीजो है। जैसे आप जाएंगे देखो कंप्लीट चेंज है, बट वी हैव पीओएस आल्सो। कंप्लीट चेंज है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। कंप्लीट चेंज है बच्चे, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। अगर कंप्लीट चेंज है और ऊपर नीचे बराबर है, अगर कंप्लीट चेंज है और ऊपर नीचे बराबर है तो बेटा इट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर कंप्लीट चेंज है और ऊपर नीचे बराबर है तो सर यहां पीओएस है, कंप्लीट चेंज भी है। इस केस वाले एग्जांपल को मैं इनएंशियोमर बोलूं या डाइस्टेरियोमर बोलूं या आइडेंटिकल बोलूं, क्या होने वाला है? तो सर दिस इज आइडेंटिकल। वेरी गुड क्वेश्चन। नाउ वाह, बहुत बढ़िया सर, दिस इज आइडेंटिकल। वेरी गुड क्वेश्चन बेटा, अमेजिंग हो गया है। समझ में आया? दिस इज आइडेंटिकल। कंप्लीट चेंज के साथ प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है, आइडेंटिकल है। आप एक और नीट पीवाईक्यू करेंगे क्या? एक और नीट पीवाईक्यू, दिल है कि मानता नहीं। चलिए एक और नीट पीवाईक्यू करके देखते हैं। आइडेंटिफाई द रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। 3 नीट पीवाईक्यू थे, तीनों मैं लेके आया हूं। ये दूसरा नीट पीवाईक्यू, तीसरा भी आप ही से करवाएंगे, टेंशन ना लीजिए। पहले ये करो, आइडेंटिफाई द रिलेशन बिटवीन दिस 2 कंपाउंड्स। ये दोनों नीट के प्रीवियस ईयर में आए, 16 या 15 के आसपास के है। एग्जैक्ट ईयर मुझे नहीं याद है ना, आपको याद रखना है। ये तो नहीं पूछेगा कि ये सवाल किस साल में आया था। ये सवाल आया था, इस टाइप के आएंगे। आइडेंटिकल है, दिस कंपाउंड इज आइडेंटिकल। छो, आपसे बात ही नहीं करते। इनएंशियोमर वाले कितने हैं ये बताओ पहले। हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग इनएंशियोमर? आइडेंटिकल वाले चुप रहेंगे, उनका जवाब गलत ही होगा मान लो एक तरह से। तो अब इनएंशियोमर वाले आओ। अगर इनएंशियोमर वाले हैं कि सर मुझे बताओ इनएंशियोमर इनएंशियोमर इनएंशियोमर, हां तो आपका गलत है, -1 हो गया बेटा इनएंशियोमर वाले। डाइस्टेरियोमर वाले कितने? चलो ठीक है, डाइस्टेरियोमर वाले पे आ जाते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग डाइस्टेरियोमर्स? रेज योर हैंड। अगर डाइस्टेरियोमर है तो आप और -1 है, ये भी गलत है बेटा, आइडेंटिकल ही सही था। आइडेंटिकल ही होगा, पहली बात। रीजन देख लो, आप रीजन देख लो यार। पीओएस यूएस दिख रहा है यार, एकदम शॉर्ट ट्रिक किया, मतलब एकदम। अब क्या बताऊं मैं, इससे आसान। पीओएस यूएस है यार, सिमेट्रिकल कंपाउंड है भाई, आइडेंटिकल ही होगा। चलो खैर,
अब पूरा मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। इसका मैं कन्फिगर 1 हो गया, इस पे नीचे प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, सीआईपी रूल से प्रायोरिटी डिसाइड कर ली। फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है, तो मैं 1 से 3 जाऊंगा, 1 से 3 में एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज वालों के लिए एस हो गया। सिमिलरली ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। फोर्थ प्रायोरिटी आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो 1 से 3 जाएंगे, क्लॉकवाइज जाएंगे, और क्लॉकवाइज जाने से आर हो जाएगा। तो सर ऊपर वाला एस और नीचे वाला आर हो जाएगा। एकदम बढ़िया है कि नहीं बढ़िया है? ओके नाइस, बढ़िया हो गया है। इधर वाला भी सॉल्व कर देते हैं, आइए मेरे साथ देखिए। 1 हो गया, ये नीचे 2 हो गया, ऊपर 3 ओहो 1 से 3 जाएंगे, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? 1 से 3 जाएंगे बेटा जी, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? 1 से 3 इट इज क्लॉकवाइज है, तो आर हो जाएगा। ठीक है, यहां इट इज 1, इट इज 2, इट इज 3, इट इज 4। 1 से 3 जाएंगे, क्या हो जाएगा सर? इट इज एंटी क्लॉकवाइज एंड इट इज एस। तो आपके सामने चारों के चार कॉन्फ़िगरेशन आ गए। क्या कंप्लीट चेंज है? तो क्या मैं इनएंश्योमर लिखूं? लिखते 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 गलत पकड़ा गया कि सर इनएंश्योमर नहीं हो सकता, कंप्लीट चेंज ही। कंप्लीट चेंज देखना सफिशिएंट नहीं है, ये अधूरा है। हां, लेकिन अगर इसमें पीओएस देख लिया, कंप्लीट चेंज में पीओएस है, तो सर इट इज कॉल्ड इनएंश्योमर। कंप्लीट चेंज में पीओएस है तो इट इज कॉल्ड इनएंश्योमर। बोलो हाँ ना? कंप्लीट चेंज में प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो इट इज कॉल्ड एज इनएंश्योमर। दिस इज नीट पीवाईक्यू। समझ में? बेटा पीओएस के बाद आइडेंटिकल लिखना होता है। रॉन्ग 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 रॉन्ग, बिल्कुल सही बोला, थैंक यू। इनएंश्योमर केवल इससे आता, बट अगर ये आ गया तो आइडेंटिकल हो गया। आइडेंटिकल है। मैं चेक कर रहा था कि आप लोग सोते नहीं रहे हो क्लास में, चेक कर रहा था बेटा। सर का भी -1 करा दो। ओहो छोड़ो, ये क्वेश्चन करेंगे। दिस इज ऑल्सो अ नीट पीवाईक्यू। ये थोड़ा पुराना है बट हाँ नीट पीवाईक्यू है तो करेंगे। ये थोड़ा पुराना है बट पीवाईक्यू है, करते हैं इसको भी। 1 2 3 4, 1 and 2 में क्या रिलेशन है? 1 and 3 में क्या रिलेशन है? 1 and 4 में क्या रिलेशन है? 2 3 में क्या रिलेशन है? 2 4 में क्या रिलेशन है? 3 4 में क्या रिलेशन है? 1 2 में बच्चों, 1 3 में भाई, 1 4 में यार, 2 3 में, 2 4 में एंड 3 4 में। आओ बेटा, आओ बेटा, एक सेकंड रुको। हेलो हेलो रिंग। हाँ क्लास में हूं, क्लास में हूं, क्लास में हूं, क्लास में। आ जाओ मुकुट। 1 and 2 में बताइए भाई। आप मुझे ना कभी कभी आप पे वो लगता है कि आपको मैं भारत रत्न से सम्मानित करूं, पता क्यों? इतना जल्दी तो आंसर आ नहीं सकता, ये तो तुक्का ही है भाई। ऐसे कैसे इतना जल्दी मैंने लिखा और आपके, या तो कहीं से टेप रहे हो या तो यार सॉल्व करो यार, या तो सॉल्व। इतना जल्दी नहीं हो सकता। अगर इतना जल्दी सीख पा रहे, मुझे खुद ताजुब हो रहा है कि मैं इतना अच्छा कैसे सिखा पा रहा हूं यार। इधर देता हूं, इधर आंसर बोलते हो। क्या राज क्या है इसका यार? ये राज हमें भी बता दो, हमें तो वैसे ही बहुत सारे करने रहते हैं। राज हमें भी बता दो, ठीक है? चलो 1 and 2 आइडेंटिकल है। अच्छा चलो, तो ये देख लो आर और एस है। दिस इज आर कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज एस कॉन्फ़िगरेशन। ये एस है और ये बेटा आर है। मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया आपके पास, ठीक है? इसके लिए मैं आर आर लिख देता हूं और इसके लिए मैं एस एस लिख देता हूं। अब बताओ 1 and 2 में कंप्लीट चेंज के साथ पीओएस भी है। 1 and 2 में देखो ये भी चेंज हुआ, ये भी चेंज हुआ, और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। तो कंप्लीट चेंज के साथ प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यानी कि आइडेंटिकल हो जाएगा। कंप्लीट चेंज के साथ प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी कि आइडेंटिकल हो जाएगा। एकदम बढ़िया, हाँ या ना? नेक्स्ट 1 and 3 में बताना जा रहा, सर पार्शियल चेंज है। आर का आर हो गया लेकिन नीचे वाला चेंज हो गया, पार्शियल चेंज हो गया, इट इज डायस्टीरियोमर है सर। पार्शियल चेंज है यानी कि डायस्टीरियोमर है। 1 and 4 में देखो आर एस का एस एस हो रहा है, यानी कि फिर से पार्शियल चेंज है। तो अगर फिर से पार्शियल चेंज है तो इट इज डायस्टीरियोमर है। फिर से पार्शियल चेंज है तो इट इज अगेन बच्चों डायस्टीरियोमर है। 2 and 3 में देखो एस आर का आर आर हो रहा है, पार्शियल चेंज फिर से हो रहा है, यानी कि डायस्टीरियोमर है बेटा आपके पास, डायस्टीरियोमर है।
एंड 4 का देखोगे तो फिर से पार्शियल चेंज है, और पार्शियल चेंज है यानी कि डाइस्टीरियोमर है। पार्शियल चेंज है यानी कि 2 एंड 4 में फिर से डाइस्टीरियोमर है। ओके ओके ओके। 3 एंड 4 में देखो कंप्लीट चेंज हो रहा है, और कंप्लीट चेंज के बाद क्या पीओएस सीओएस है? नहीं है। 3 एंड 4 में कंप्लीट चेंज और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। देखो यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे नहीं है, यहां पे अगर आप कट मारते हो OH के नीचे H आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है, सिमेट्री नहीं है, पीओएस सीओएस नहीं है। 3 एंड 4 इज एनेंटियोमर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नियति बेटा, आपका भी तो जवाब मुझे दिखे। नियति साफ रहनी चाहिए, विथ रीजन बता रही हूं, तुक्का नहीं। ठीक है भाई, ठीक है भाई। अन्नी जी से जो है हमने हार गए हैं, अन्नी जी से हम हार गए हैं। आइए, ये क्वेश्चन कैसा लगा आपको? हाउ इज दिस क्वेश्चन? लेट मी नो इन द कमेंट्स। बेटा जल्दी से, व्हाट इज मीजो कंपाउंड? व्हाट इज मीजो कंपाउंड? तो बेटा मीजो कंपाउंड क्या होते हैं ना, मीजो कंपाउंड क्या होते हैं कि आपके पास कायरल भी हो और पीओएस सीओएस भी हो। मीजो कंपाउंड का मतलब हो गया कि अगर आपके पास कायरल भी हो और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी हो तो दैट इज मीजो कंपाउंड। यहां पे आइए जरा ध्यान से देखेंगे, व्हाट इज मीजो कंपाउंड? मीजो कंपाउंड का मतलब होता है कि दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। मीजो कंपाउंड सबसे पहले देखोगे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। ठीक है भाई, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड के बाद फिर आता है द कंपाउंड मस्ट हैव एट लीस्ट 2 कायरल कार्बन। ठीक है ना, एट लीस्ट 2 कायरल कार्बन। ठीक है, एट लीस्ट 2 कायरल कार्बन एंड पीओएस या सीओएस। कम से कम 2 कायरल कार्बन है एंड पीओएस या सीओएस है। कम से कम 2 कायरल कार्बन है एंड पीओएस या सीओएस में से कुछ है, तो आपके पास क्या हो जाएगा? दैट इज मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड का मतलब है ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड हो, एटलीस्ट 2 कायरल कार्बन हो एंड पीओएस या सीओएस हो, तो ये मीजो कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड एटलीस्ट 2 कायरल हो एंड पीओएस या सीओएस हो, तो इसको हम मीजो बोल देंगे। आइए जरा यहां आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यार मीजो? तो देखो इसको मैं मीजो क्यों बोल रहा हूं? एटलीस्ट 2 कायरल कार्बन तो है ही, और साथ में देखोगे तो दिस इज, इसको ये वाले प्लेन से कट करो तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है। साथ में देखो अगर आप इसको बीचों बीच कट करो तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है, तो कायरल भी है और पीओएस भी है। यहां पे कायरल भी आ रहा है और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी आ रहा है, तो इसी को बेटा हम मीजो कहते हैं। दिस इज अ मीजो कंपाउंड। कायरल भी है और पीओएस भी है, इसी को हम मीजो कहते हैं। फिर से देखो, क्या ये मीजो है? तो सर कायरल तो है ही, एटलीस्ट 2 कायरल है ही, एटलीस्ट 2 कायरल है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होने की वजह से मीजो नहीं है। एटलीस्ट 2 कायरल है और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होने की वजह से मीजो कंपाउंड इसको हम नहीं बोल रहे। जैसे यहां ये, क्या ये मीजो है? तो सर एटलीस्ट 2 कायरल तो मुझे दिख रहा है, 1 2 3 और 4 तो सेम है। क्या ये कायरल है? क्या ये कायरल है या नहीं है? तो देखो 1 2 3 और 4 तो सेम ही है ना। सर ये कायरल ही नहीं है, मीजो नहीं हो सकता। सर ये दोनों सेम ही है क्या? ClH HCl, ठीक है ना, ये दोनों ही बेटा। इसमें क्या होने वाला है? पहले तो देखो कायरल है या नहीं है। नॉट कायरल, इट इज नॉट कायरल, इट इज नॉट कायरल। ये दोनों कायरल ही नहीं है तो मीजो नहीं हो पाएगा बेटा। मीजो के लिए आपके पास कायरल के साथ साथ प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री होना चाहिए। प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री होना चाहिए तो आपके पास आएगा। मुझे बताइए ये दोनों मीजो है या नहीं है? ये दोनों मीजो है या नहीं है? तो आइए सर, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। पहली बात तो इसमें प्लेन बीचों बीच काट रहे हो, ऊपर मिथाइल है नीचे अल्कोहल है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं। देखो इधर जाने पे OH मिल रहा है, इधर जाओगे तो OH मिल रहा है, इधर जाने पे H मिल रहा है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। इधर H इधर OH, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो सर यहां पे सर पीओएस सीओएस नहीं है, यहां पे पीओएस सीओएस नहीं है, और आपके सामने चूंकि पीओएस सीओएस नहीं है तो क्या हो जाएगा? ओ ओ ओ ओ
प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो सर ये मीजो भी नहीं हो सकता। मीजो के लिए कायरल के साथ साथ प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए। ये दोनों माना कि कायरल है पर प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है तो मीजो नहीं होगा। इट इज नॉट मीजो। नेक्स्ट यहां पे आ जाओ, क्या ये मीजो है या नहीं है? तो देखो यहां पे बड़ी सिंपल है, ये कायरल है, ये कायरल, एटलीस्ट दो कायरल है। और क्या ये मीजो है? एटलीस्ट दो कायरल है। और क्या ये आपके पास बेटे मीजो है? एटलीस्ट 2 कार्बन एंड इज दिस मीजो? यू विल से यस। एटलीस्ट 2 कार्बन है और सर यहां पे पीओएस या सीओएस नहीं है तो मीजो भी नहीं है। सर एटलीस्ट 2 कार्बन है और पीओएस सीओएस नहीं है तो मीजो भी नहीं है। ठीक, मीजो है, पीओएस है, पीओएस है, ठीक है ना। एटलीस्ट 2 कायरल है और पीओएस है तो मीजो भी है, ठीक है। पीओएस होने की वजह से मीजो हो गया, इट इज मीजो है, ठीक है। पीओएस है, मीजो है, ओके ओके ओके, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करो, क्या ये पीओएस है या मीजो है? मतलब ये पीओएस है, कायरल तो मुझे देखो कायरल नहीं है, मीजो ही नहीं है क्योंकि कायरल नहीं है सर। ये मीजो नहीं है, क्यों? क्योंकि कायरल ही नहीं है। रीजन बताओ। तो ये देखो दोनों ब्रोमीन आगे, दोनों क्लोरीन आगे, मीजो ही नहीं है। समझ में आया? पीओएस नहीं होने की वजह से, कायरल नहीं होने की वजह से मीजो नहीं होने वाला है। आगे बढ़े और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो बेटा, क्या इसमें कायरल तो है? देखो मैंने बता दिया ये भी कायरल है और ये भी कायरल है और पीओएस भी है, तो सर कायरल तो है ही, उसके बाद पीओएस तो है ही, तो सर आपके पास मीजो तो होगा ही। कायरल तो है ही, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है ही और मीजो भी है ही। बहुत बढ़िया हो गया। चलिए अब आते हैं आपके पास कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है ना। ये अपना नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर निकालने का, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर निकालने का अब मैं तरीका बता रहा हूं। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ जीआई याद है? कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ जीआई सबको याद है या नहीं याद है? जल्दी से बताइए, याद है? चलिए अब आइए। तो सर सबसे पहले यहां पे लिखेंगे अनसिमेट्रिकल कंपाउंड के लिए मैं लिख रहा हूं ऑप्टिकल आइसोमर निकालने का तरीका। क्या लिख रहा हूं? अनसिमेट्रिकल कंपाउंड अगर आपके पास है तो अनसिमेट्रिकल कंपाउंड में जीआई निकालने का फॉर्मूला क्या था? अनसिमेट्रिकल कंपाउंड में आप लोग मुझे बताओ व्हाट वाज द जीआई निकालने का फॉर्मूला? अच्छा, तो सर अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है तो जीआई निकालने का फॉर्मूला 2 की पावर n था, तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर भी 2 की पावर n से ही निकलेगा। भाई वहां पे n क्या था? जीआई शो करने वाली जगह, और यहां पे n क्या है? ओआई शो करने वाली जगह, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये टोटल ऑप्टिकल आइसोमर है, इसमें से ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव भी होगा कुछ। भाई जिसमें पीओएस सीओएस होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव है, जिसमें पीओएस सीओएस नहीं होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो टोटल अनसिमेट्रिकल में सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए इसमें मीजो कितने हैं, तो सर मीजो विल बी 2 की पावर, मीजो विल बी 0। अनसिमेट्रिकल कंपाउंड में मीजो होता ही नहीं है, सिमेट्री होना चाहिए, पीओएस सीओएस होना चाहिए मीजो के लिए। अब पूछा जाएगा, मान लीजिए इनैंशियोमेरिक पेयर कितने हैं? इनैंशियोमेरिक पेयर विल बी 2 की पावर n-1। अनसिमेट्रिक के लिए इनैंशियोमेरिक पेयर विल बी 2 की पावर n-1। अब ये जो है इसको कंठस्थ कर लेना। कंठस्थ करने का मतलब समझते हो? दिमाग में फिट कर लेना है ताकि कोई दिक्कत ना हो। कंठस्थ कर लिया। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, मीजो आइसोमर और इनैंशियोमेरिक पेयर 2 की पावर n-1। जैसे इस क्वेश्चन में मैं लगाता हूं, इस क्वेश्चन में देखो ये भी कायरल है, ये भी कायरल है और ये भी कायरल है, तो सर तीनों के तीनों ही कायरल हैं, n=3 है। सर तीनों के तीनों ही कायरल हैं, n=3 है। अच्छा n=3 है तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर, यहां पे लिखो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कैसे निकालोगे? तो सर टोटल ऑप्टिकल आइसोमर विल बी 2 की पावर n। ठीक है बच्चों, 2 की पावर n, यानी कि बेटा आपके पास टोटल ऑप्टिकल आइसोमर विल बी 8 आया। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर सबके 8 आ गए। अब इसमें से मैं पूछूं कि सर चूंकि ये अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है, ऑप्टिकली एक्टिव कितना होगा? सारा का सारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑल विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, तो ऑप्टिकली एक्टिव विल बी 2 की पावर 3 दैट इज 8। उसके बाद इसमें से मीजो कंपाउंड के बारे में बताओ, मीजो कौन होगा? मीजो कंपाउंड,
तो मीजो कंपाउंड विल बी जीरो। सर अनसिमेट्री में मीजो हो ही नहीं सकता, सिमेट्रिकल में मीजो होगा। अगर मैं आपसे इनएंशियोमेरिक पेयर पूछता हूं तो इनएंशियोमेरिक पेयर कितना होगा? तो इनएंशियोमेरिक पेयर के लिए 2 की पावर n-1 यानी कि 2 की पावर 3-1 यानी कि 2 की पावर 2 यानी कि 4। तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकली एक्टिव मीजो और इनएंशियोमेरिक पेयर ये आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ठीक है, इस तरह से आपके पास सवाल आते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है चारों में। कैलकुलेट इसमें वही सारी चीजें कि सर टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितना होगा, ठीक है ना। कैलकुलेट टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितना होगा। जैसे मान लो मैं घेर के निकालूं, इसमें निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। एक 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 चल टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कैसे निकलेगा? तो सर यहां पे इस क्वेश्चन में टोटल ऑप्टिकल आइसोमर विल बी 2 की पावर n। रीजन बताओ, अनसिमेट्रिकल है। रीजन बताओ अनसिमेट्रिकल है। कैसे अनसिमेट्रिकल है बताओ? तो ये आ जाओ सर, दिस इज योर कायरल कार्बन, दिस इज योर कायरल कार्बन, दिस इज योर कायरल कार्बन एंड दिस इज योर कायरल कार्बन। तो सर n की वैल्यू 4 हो गई, यानी कि 2 की पावर 4, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 की पावर 16। इसमें से ऑप्टिकली एक्टिव कितना हो गया? टोटल ऑप्टिकल आइसोमर आ गया आपके पास 16, उसमें से ऑप्टिकली एक्टिव कितने आ जाएंगे? ऑप्टिकली एक्टिव विल बी आल्सो 16। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर आपके पास 16, ऑप्टिकली एक्टिव कितना हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव 16। मीजो अनसिमेट्रिकल में मीजो तो बेटा आपके पास 0 ही होगा। इसमें से इनएंशियोमेरिक पेयर कितना होगा? तो इनएंशियोमेरिक पेयर विल बी 2 की पावर n-1। इनएंशियोमेरिक पेयर विल बी 2 की पावर n-1, दैट मींस 2 की पावर 3, दैट मींस बेटा आपके पास 8। तो ये टोटल ऑप्टिकल आइसोमर 16, ऑप्टिकली एक्टिव 16, मीजो 0 एंड इनएंशियोमेरिक पेयर दैट मींस 2 की पावर 3 दैट इज 8। बोलो हाँ है ना? एकदम क्लियर है क्या? तो दिस इज द आंसर। अच्छा हो गया। तो यार देखो, ये हो गया ऑप्टिकली एक्टिव के। इसमें निकाल के बताओ मुझे, इसमें निकाल के बताओ, इसमें निकाल के बताओ, वो सारी चीजें आप इसमें निकाल के बताओ। ठीक है ना, जल्दी से निकाल के बताओ, फिर मैं देखो टोटल कितने n की वैल्यू क्या आ रही है। ओके, अब देखो यहां पे कि सर चूंकि अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है तो बच्चों टोटल ऑप्टिकल आइसोमर, अनसिमेट्रिकल है तो मेरे प्यारे बच्चों टोटल ऑप्टिकल आइसोमर की वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर n। n कितना आ रहा है? एक ये आ रहा है, 2 ये आ रहा है, n ये है, n ये है और n ये है, 3 ही आ रहा है। sp2 कभी भी कायरल नहीं होता है, तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 आ जा रहा है। दिस इज टोटल ऑप्टिकल आइसोमर। अगर मैं इसी में ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर कितने हैं वो निकालने जाऊं, अगर मैं इसी में ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर कितने हैं वो निकालने जाऊं, तो ऑप्टिकली एक्टिव विल बी 2 की पावर n ओनली, तो दैट इज 2 की पावर 3 ओनली, दैट इज 2 की पावर 8 ओनली। अगर अनसिमेट्रिकल में मुझसे पूछा जाता है कि मीजो कंपाउंड कितने हैं, अनसिमेट्रिकल में मुझे पूछा जाता है मीजो कंपाउंड कितने हैं, तो मीजो कंपाउंड विल बी 0। अनसिमेट्रिकल में मीजो है ही नहीं। अनसिमेट्रिकल में चूंकि मीजो नहीं है तो हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं सर? और टोटल ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, मीजो हो गया, देन यू विल हैव मीजो के बाद लास्ट क्या बचता है? इनएंशियोमेरिक पेयर। इनएंशियोमेरिक पेयर विल बी 2 की पावर n-1। चूंकि अनसिमेट्रिकल है तो इनएंशियोमेरिक पेयर 2 की पावर n-1, 2 की पावर 3-1, 2 की पावर 2, यानी कि बच्चों यहां पे आ जाता है आंसर 4। ठीक है, एकदम बढ़िया, एकदम सीमेंट। अब देखो, ये एक होमवर्क ले लो, एक क्वेश्चन होमवर्क ले लो। n की वैल्यू 2 है, पहले ही बता देता हूं, होमवर्क की तरह इसको ट्रीट करिए। n की वैल्यू 2 है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। sp2 आपके पास हो नहीं सकता, तो sp3 हो गया। 2 की पावर n नहीं होगा। अच्छा, अगर आपको ऐसा लगता है कि 2 की पावर n नहीं होगा तो बेटे आप गलत पढ़ रहे हैं, गलत पढ़ के आए हुए हैं कहीं से। ठीक है, आंसर 2 की पावर n से ही आना है। जो ये फॉर्मूला लिख दिया वो यही आना है, और कोई चीज आपके पास नहीं, और कोई तरीका नहीं। ठीक है, आप गलत पढ़ते हैं तो दैट इज रॉन्ग, पढ़ना गलत रॉन्ग। क्यों?
चुलबुल पांडे जी बात सही है कि नहीं सही है? चुलबुल पांडे जी बात सही है कि नहीं? उन्होंने बोल दिया सर हाँ सही अगर अनसिमेट्रिकल है तो 2 की पावर n, ऑप्टिकली एक्टिव भी 2 की पावर n, मीजो भी 2 की पावर मीजो 0, 2 की पावर 8 नहीं सर 8 होगा ये वाला। अरे ये वाला ना, अरे यार ये वाला तो वही तो लिखा है, चेक कर रहा था। अब 2 की पावर 3 को 8 ही तो लिखोगे मेरे हिसाब से, 2 की पावर 3 को 8 ही तो चेक कर रहा था मैं। चलो आ जाओ अब सिमेट्रिकल के फिर आपके पास बच्चों दो केसेस हैं। सिमेट्रिकल के बच्चों फिर से दो केस है। अनसिमेट्रिकल में एक ही तरीका है, उसी से सारा निकल जाएगा। सिमेट्रिकल में अगर आपके पास n इज इक्वल टू इवन है तो अलग तरीके से निकलता है, सिमेट्रिकल में अगर n इवन है तो अलग तरीके से निकलेगा। सिमेट्रिकल में बच्चों अगर n ऑड है तो वो और अलग तरीके से निकलता है, n इवन है तो अलग तरीके से निकलता है, n ऑड है तो अलग तरीके से निकलता है। आइए n इवन है तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कैसे निकलेगा? n अगर इवन है तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर आपके पास कैसे निकलेगा? टोटल ऑप्टिकल आइसोमर इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1 प्लस इवन हो जाएगा 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1। ठीक है, 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n बाई 2, ये टोटल ऑप्टिकल आइसोमर है। ठीक हो गया, 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की ऑड है ना, तो ये ऐसे निकाल सकते हो। सर इवन है तो, अगर ऑड है तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर निकालने का तरीका, इवन के लिए हमने लिख दिया, ऑड के लिए टोटल ऑप्टिकल आइसोमर विल बी 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n माइनस 1 बाई 2। ध्यान दीजिए, पहले माइनस करके फिर डिवाइड कर रहे हैं, यहां पे डिवाइड करके माइनस कर रहे हैं, ये डिफरेंस है। क्योंकि इवन है तो डिवाइड हो सकता है, ऑड है तो माइनस करके ही डिवाइड होगा। ठीक हो गया, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर इज 2 की पावर n माइनस 1, और यहां पे लिख लो ऑप्टिकली एक्टिव, और यहां पे लिखो इसमें से ऑप्टिकली एक्टिव कितने हो जाएंगे, तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1 बाई 2, ये हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव। दिस विल बी द फॉर्मूला नाउ, बोल दो जल्दी से। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर निकल गया n माइनस 1, गलत है गलत है। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर आपने निकाला, ठीक है, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर तो 2 की पावर n माइनस 1 से निकल जाएगा। सिमेट्रिकल है तो इसमें मीजो आएगा, इसमें ज्यादा मीजो आता है, देयरफॉर ये मीजो का नंबर इतना हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर, और यहां पे आ गया आपके पास दिस इज टोटल ऑप्टिकल आइसोमर प्लस करके, वहां पे टोटल ऑप्टिकल आइसोमर n इक्वल टू ऑड है तो इतना ही होगा, 2 की पावर n माइनस 1 होगा। मीजो आपके सामने आ गया, दैट इज 2 की पावर n माइनस 1 बाई 2। ठीक है, इसमें से ऑप्टिकली एक्टिव कितना होगा, इसमें से ऑप्टिकली एक्टिव कितना होगा, तो सिमेट्रिकल में से जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा वो ये वाला पार्ट होगा, ऑप्टिकली एक्टिव इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1। ये वाला फर्स्ट वाला पार्ट इज ऑप्टिकली एक्टिव। अगर मैं आपसे मीजो पूछूं, मीजो कितना होगा, तो जो सेकेंड वाला पार्ट है 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1, ये जो सेकेंड वाला पार्ट है ये मीजो है, ये फर्स्ट वाला पार्ट ऑप्टिकली एक्टिव है, दूसरा वाला पार्ट मीजो है। इनएंशोमेरिक पेयर कितना हो जाएगा, 2 की पावर n माइनस 2। इनएंशोमेरिक पेयर विल बी 2 की पावर n माइनस 2, दिस विल बी द इनएंशोमेरिक पेयर। इनएंशोमेरिक पेयर विल बी 2 की पावर n माइनस 2। ठीक है, 2 की पावर n माइनस 1, दिस इज टोटल ऑप्टिकल आइसोमर, मीजो विल बी 2 की पावर n माइनस। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं इसमें, अगर मैं आपसे पूछूं इसमें ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं, तो ऑप्टिकली एक्टिव इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, टोटल में से मीजो माइनस कर दो, वो सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव आ जाएंगे। टोटल में से मीजो माइनस कर दो, वो सारे के सारे रखना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है भाई, सिंपल। अच्छा, अब आप पूछोगे कि सर यहां पे इनएंशोमेरिक पेयर कितना होगा, तो इनएंशोमेरिक पेयर विल बी ऑप्टिकली एक्टिव डिवाइड बाई 2, मतलब 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 2 की पावर n माइनस 1 बाई 2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये याद करना पड़ेगा बेटा। सिमेट्रिकल में अगर n इवन है तो इस तरीके से टोटल ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकली एक्टिव और मीजो निकलता है। अगर n इज इक्वल टू ऑड है सिमेट्रिकल में, तो आपके पास ये निकलता है, और कोई इसका शॉर्ट ट्रिक नहीं है, और कोई इसका शॉर्ट ट्रिक नहीं है। जैसे आप क्वेश्चन में अप्लाई करोगे ना 2 3 4 में, तो आपके पास क्लियर होता रहेगा। जैसे यहां हो, जैसे मान लो आपने लिख लिया होगा, ऐसा उम्मीद करता हूं, उल्टा नहीं है, सही है।
ये यहां पे आपको लग रहा होगा सर ऑप्टिकली एक्टिव ऊपर आएगा मीजो नीचे आएगा, नहीं, यही सही है। दिस इज ओनली द करेक्ट वे। जैसे 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 मैं एक बार अप्लाई करता हूं, इधर आऊं, जैसे मैं अप्लाई करता हूं तो देखो एन की वैल्यू कितना है एन की वैल्यू कितना है, 1 2 4। सबसे पहले पता करो सिमेट्रिकल है भाई, सिमेट्रिकल है और एन की वैल्यू बेटा इवन है, एन की वैल्यू इवन है, सिमेट्रिकल एन की वैल्यू इवन है, तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कैसे निकलेगा? सिमेट्रिकल है, एन की वैल्यू इवन है, तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर विल बी 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1। कितना हो गया? 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 माइनस 1 दैट इज 1, दैट इज यहां पे आ गया 8 प्लस 2 यानी कि आ गया टोटल ऑप्टिकल आइसोमर दैट इज 10। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर आपके पास क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें से ऑप्टिकली एक्टिव क्या है, ये वाला पार्ट है। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं, तो सर जो पहला वाला पार्ट है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, यानी कि 2 की पावर n माइनस 1 यानी कि 2 की पावर 3 यानी कि 8। ऑप्टिकली एक्टिव कितने हो जाएंगे बेटा? आपके पास 8 हो जाएंगे, यहां तक ठीक। फिर कह रहे सर इसमें मीजो कितना होगा? जो सेकंड वाला पार्ट होगा वो मीजो हो जाएगा, यानी कि 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1 ये मीजो हो जाएगा। 2 की पावर 1 दैट इज 2 यानी कि 2 इसमें से मीजो हो जाएंगे, 10 में से 2 मीजो हो गए। इसमें से इनैंशियोमेरिक पेयर कितने हैं? द इनैंशियोमेरिक पेयर विल बी, इसमें से इनैंशियोमेरिक पेयर कितना है? तो बच्चों इनैंशियोमेरिक पेयर विल बी, बड़ा आसान हो जाएगा, 2 की पावर n बाई 2, 2 की पावर n माइनस 2, तो 2 की पावर 2 दैट मींस इनैंशियोमेरिक पेयर विल बी 4। समझ में आ गया है? कोई दिक्कत नहीं है, इनैंशियोमेरिक पेयर 4 एकदम बढ़िया। हाँ या ना जल्दी से बोल, ठीक है, समझ में आया? हाँ तो बहुत बढ़िया। आप अपना टेलीग्राम चेक करिए, अभी पढ़ाते वक्त तो कैसे चेक करेंगे बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें बताओ कि सर इसमें ये देखो आपके सामने 1 2 3 और 4, ठीक है, डिफरेंट है, n इक्वल टू 2। पहले तो ये देखो ये सिमेट्रिक है और सिमेट्रिक के बाद इवन और है, तो देखो आपके पास टोटल ऑप्टिकल आइसोमर TOI, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर विल बी 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1, यानी कि 2 की पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 की पावर 2 बाई 2 माइनस 1, यानी कि 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 1 माइनस 1, यानी कि 2 प्लस 1 यानी कि आपके पास बेटा आ जाएगा 3। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर दैट इज 3। ठीक हो गया। इसमें से ऑप्टिकली एक्टिव अब मैं सीधा सीधा लिखता हूं, देखो ऑप्टिकली एक्टिव ये वाला पार्ट है यानी कि 2 आ रहा है। इसमें से मीजो आपका सेकेंड वाला पार्ट है यानी कि सीधा सीधा आपका 1 आ रहा है। इसमें से इनैंशियोमेरिक पेयर कितना आ जाएगा? तो इनैंशियोमेरिक पेयर विल बी इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 2 दैट इज 2 की पावर n की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास? 2 माइनस 2 दैट मींस 2 की पावर 0 दैट मींस इनैंशियोमेरिक पेयर एक आ जाएगा, 1 इनैंशियोमेरिक पेयर विल बी देयर। ठीक है, तो इवन वाले अब आपके पास हो गए, ऑड वाले कैलकुलेट करके देखते हैं। अब देखो ये सिमेट्रिकल भी है और n की वैल्यू जो है 1 2 3 4 और 5। एक सेकेंड, Cl F मिथाइल मिथाइल एक Cl। यार सिमेट्रिकल तो है लेकिन ये बीच वाला कायरल ही नहीं है। अगर आप ध्यान से गौर से देखो तो सिमेट्रिकल तो है बट ये बीच वाला कायरल नहीं है, बट ठीक है कोई बात नहीं, हम ऐसे बना लेते हैं। चलो सिमेट्रिकल और n इज इक्वल टू हाइपोथेटिकल केस है, ध्यान दीजिए, दिस इज हाइपोथेटिकल केस, रियल ना लीजिए। कल को कोई खड़ा हो जाए कि नहीं नहीं सर ऐसे कैसे हुआ, इसलिए हाइपोथेटिकल है। सिमेट्रिकल तो है और n की वैल्यू बेटा इस बार 5 है। अब बताओ टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कैसे निकलोगे? तो आपके पास निकल आएगा टोटल ऑप्टिकल आइसोमर इज इक्वल टू, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर इज इक्वल टू, देखो 2 की पावर n माइनस, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर विल बी 2 की पावर n माइनस 1। कितना हो जाएगा आपके पास? 2 की पावर 5 माइनस 1 दैट इज 4, 2 की पावर 4 मतलब 16 हो गए सबके। ठीक है, अब देखो टोटल, इसके बाद हम मीजो निकालते हैं। मीजो कैसे निकलेगा? मीजो विल बी 2 की पावर n माइनस 1 बाई 2, इसमें फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है। 2 की पावर 5 माइनस 1 4 बाई 2 यानी कि 2 की पावर 2 यानी कि 4,
इसमें से 4 आपके पास मीजो हो जाएंगे। ऑप्टिकली एक्टिव कैसे निकालते हो? तो ऑप्टिकली एक्टिव दिस माइनस दिस, ऑप्टिकली एक्टिव बराबर टोटल ऑप्टिकल आइसोमर माइनस मीजो कर लो, यानी कि आपके पास 16 में से 4 माइनस हो गया, यानी कि 12। सही हो गया? ठीक है। इनएंशोमेरिक पेयर कितना हो जाएगा? तो ऑप्टिकली एक्टिव डिवाइड बाई 2। इनएंशोमेरिक पेयर कितना हो जाएगा? तो ऑप्टिकली एक्टिव डिवाइड बाई 2, यानी कि 12 डिवाइड बाई 2 यानी कि 6। खत्म। इस केस में ये आंसर आएगा। देखो तो बड़ा सिंपल है। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर मीजो निकाल लो, इनको माइनस करोगे ऑप्टिकली एक्टिव आएगा, इसको डिवाइड बाई 2 करोगे इनएंशोमेरिक पेयर आ जाएगा। इस तरह से बेटा आपको फॉर्मूले याद करके टोटल ऑप्टिकल आइसोमर करने हैं। इस तरह से बेटा आपके पास फॉर्मूले याद करके मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे देता हूं, फिर आप टोटल वो कर लोगे, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर आप कैलकुलेट कर लोगे। एक और करो मेरे साथ, एक और करो, कैलकुलेट टोटल ऑप्टिकल आइसोमर इन दिस। ये वाला क्वेश्चन करेंगे। ला 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 चलो अब करते हैं, आ जाओ यहां सब लोग। n की वैल्यू कितनी है? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। n की वैल्यू 7 हो गई और आपके पास बेटा सिमेट्री है, मतलब ये ऑड हो गया, मतलब ये ऑड हो गया, ये वाला केस, 5 वाला केस। चलो तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर आ जाएगा 2 की पावर n-1, यानी कि 2 की पावर 6, यानी कि 2 4 8 16 32 64 64। उसके बाद आ जाओ ऑप्टिकली एक्टिव कितना है? तो ऑप्टिकली एक्टिव आ जाएगा 2 की पावर n-1/2, 2 की पावर n-1 डिवाइड बाई 2, यानी कि 2 की पावर 6/2, यानी कि 2 की पावर 3, यानी कि बेटा 8। ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, मीजो है। और आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव कितना आएगा? इन दोनों को माइनस कर दो, 64 माइनस 8, यानी कि 14 में से 8 गया 6, 56। इनएंशोमेरिक पेयर कितना हो गया? तो इनएंशोमेरिक पेयर विल बी 28। ठीक हो गया? चलिए, इनएंशोमेरिक पेयर विल बी 28। अब आते हैं सर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के बाद। अब कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है, काउंट GI प्लस OI। अगर कोई सिमेट्रिकल ऑड रियल में पॉसिबल नहीं है बेटा, है पॉसिबल, है पॉसिबल। चलिए अब आते हैं काउंटिंग ऑफ स्टीरियो आइसोमर। कह रहा है कि यहां पे GI प्लस OI काउंट करिए, कह रहा है यहां पे GI प्लस OI दोनों काउंट करिए। बड़ा सिंपल है, अगर स्टीरियो आइसोमर की काउंट करना है, स्टीरियो आइसोमर्स बेटा आपको काउंट करना है, तो आपको GI पता है ना, स्टीरियो आइसोमर काउंट करना है। तो अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल है, तो जैसे GI निकलता था वैसे ही स्टीरियो आइसोमर निकलेगा, जैसे GI निकलता था। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर कितना निकल जाएगा? स्टीरियो आइसोमर का मतलब हो जाता है GI प्लस OI दोनों। टोटल स्टीरियो आइसोमर इज इक्वल टू 2 की पावर n। अनसिमेट्रिकल में सिंपल आ जाएगा 2 की पावर n, n इज इक्वल टू GI प्लस OI वाली जगह, n इज इक्वल टू, हाँ। अब अगर आपके पास सिमेट्रिकल है, ठीक है, सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल में आपके पास सिंपली n इज इक्वल टू इवन है तो अलग, n इज इक्वल टू ऑड है तो अलग। n इज इक्वल टू इवन है तो टोटल स्टीरियो आइसोमर कितना होगा? टोटल स्टीरियो आइसोमर n इज इक्वल टू इवन है तो टोटल स्टीरियो आइसोमर इज इक्वल टू 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p, ठीक है। और p इज इक्वल टू n/2, इवन है ना, तो p इज इक्वल टू n/2। लेकिन यहां पे 2 की टोटल n इज इक्वल टू ऑड है तो टोटल स्टीरियो आइसोमर कैसे निकालते थे? निकलता यही है, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p, तो p इज इक्वल टू n-1/2 कर दो, p इज इक्वल टू n-1/2 कर दो, तो यहां पे टोटल स्टीरियो आइसोमर आ जाएगा। p इज इक्वल टू n-1/2 कर दो तो टोटल स्टीरियो आइसोमर आ जाएगा आपके पास। कहानी ठीक हो गया? जैसे GI में निकालते थे ना वैसे ही सही, जैसे GI में निकालते थे बेटा वैसा ही, GI की तरह, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब जैसे यहां देखोगे, एक ये हो गया, 2 ये हो गया और तीसरा ये GI शो कर रहा है। टोटल GI प्लस OI n इक्वल टू 3 है, अनसिमेट्रिकल है, तो स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे? GI प्लस OI टोटल कितने हो जाएंगे?
तो स्टीरियो आइसोमर इज इक्वल टू 2 की पावर 3 दैट मींस 8, अनसिमेट्रिकल में 2 की पावर 3 दैट इज 8। n की वैल्यू 6 नहीं बेटा श्रेया, n की वैल्यू 3 होगी, 1 2 3, n आंसर 8 हो गया। ठीक है, अब आ जाओ, जैसे मान लो यहां पे पूछा जा रहा है, ये भी अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है तो ये OI शो करेगा, OI शो करेगा, GI शो करेगा, GI शो करेगा, पाई बॉन्ड GI शो करता है ना, टोटल एक हो गया ये एक ही एक, तो n की वैल्यू बेटा 4 है, अनसिमेट्रिकल है, n की वैल्यू 4 है, तो स्टीरियो आइसोमर 2 की पावर 4 16। ठीक है ना, n की वैल्यू 4 है और ये अनसिमेट्रिकल है, n की वैल्यू 4 है और ये अनसिमेट्रिकल है, तो स्टीरियो आइसोमर इज इक्वल टू 2 की पावर n। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर इज इक्वल टू 2 की पावर n, टोटल स्टीरियो आइसोमर इज इक्वल टू 2 की पावर n, टोटल स्टीरियो आइसोमर इज इक्वल टू 2 की पावर n। ठीक है, कितना हो गया 2 की पावर 4 दैट मींस कितना हो गया 16 सीधा। ठीक है, क्लियर है, जैसे यहां पे आ जाओ, ये एक है OI शो कर रहा है, ये एक है OI शो कर रहा है, ये एक है GI शो कर रहा है। ठीक है, तो n की वैल्यू बेटा आपके पास क्या है 3 हो जाएगी, n की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा आपके पास 3 हो जाएगी, आया समझ में, n की वैल्यू आपके पास 3 हो जाने वाली है, और अनसिमेट्रिकल है तो स्टीरियो आइसोमर इज इक्वल टू 2 की पावर n, स्टीरियो आइसोमर कितना हो जाएगा आपके पास 2 की पावर n हो जाएगा, तो स्टीरियो आइसोमर इज वेरी सिंपल 2 की पावर n दैट मींस 2 की पावर 3 दैट मींस 8, n इज इक्वल टू 3 है और ये अनसिमेट्रिकल है। ठीक हो गया, क्लियर हुआ, आगे बढ़े। अब आ जाओ बेटा, मान लो आपके पास ऐसा केस आता है जो सिमेट्रिकल हो, मान लो आपके पास ऐसा केस आता है जो सिमेट्रिकल हो, अब क्या करोगे, तो सर देखो ये सिमेट्रिकल है, एक n की वैल्यू 2 और 3, सिमेट्रिकल है और n की वैल्यू बेटा 3 है, n की वैल्यू 3 है यानी कि बेटा ये ऑड है, n की वैल्यू 3 है यानी कि ऑड है, तो कैसे हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर p, ये हो जाएगा स्टीरियो आइसोमर, ये हो जाएगा स्टीरियो आइसोमर 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर p, और p कैसे निकालोगे, p इज इक्वल टू n माइनस 1/2, ऑड है ना, तो p इज इक्वल टू 3 माइनस 1/2, तो p इज इक्वल टू 2/2, तो p इज इक्वल टू 1, कितना हो जाएगा 2 की पावर n की वैल्यू 3 है ना, तो 3 माइनस 1 प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 यानी कि 4 प्लस 2 यानी कि 6, 4 प्लस 2 यानी कि टोटल स्टीरियो आइसोमर आपके पास 6 आ जाएगा, टोटल स्टीरियो आइसोमर बेटा आपके पास 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास हैं बड़े सिंपल चीजें, तो दिस इज योर आज का क्लास यहीं तक हम रखेंगे। ठीक है, आज का क्लास हम यहीं तक रखेंगे, फॉर्मूला इसमें बहुत ज्यादा समझाने की बात है नहीं, इसलिए मैं इसको थोड़ा निकाल दिया। अब आते बेटे प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ये हम आज नहीं पढ़ पाएंगे, थोड़ा सा गला असर कर रहा है, मैं दवा हुआ खा लूं। ठीक है, आज की क्लास बेटा हम यहीं तक रखते हैं और फिर हम पढ़ाई करते हैं, फिर हम आगे की पढ़ाई नेक्स्ट यानी कि मंडे स्टार्ट करेंगे, और कोशिश मैं यही करूंगा कि संडे को मैं प्रोजेक्शन फॉर्मूला रिकॉर्ड करके दे दूं। ठीक है, कोशिश मेरी यही रहेगी, प्रोजेक्शन फॉर्मूला एक लेक्चर का पूरा है, उसमें सिंपल है, स्टैगर्ड फॉर्म है, स्क्यू फॉर्म है, इक्लिप्स फॉर्म है, पार्शियल इक्लिप्स्ड है, ठीक है ना, तो ये सब चीजें हम वहां पढ़ने वाले हैं, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, किसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, ये सब चीजें, ग्राफ बनाएंगे पोटेंशियल एनर्जी का और थीटा एंगल का, डायहेड्रल एंगल का, वो हम पढ़ेंगे, न्यूमैन सॉहर्स प्रोजेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ाई पे फोकस करते रहिए। ठीक है, चलिए तो आपके पास कर लेंगे। और बताइए, तो ये बताइए निर्णायक का प्लानर कहां मिलेगा। श्वेता पांडे जी, निर्णायक का प्लानर जो है वो आपके यूट्यूब के कम्युनिटी में डल जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, तो आज यहीं तक एंड करते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और फिर वहां की आगे की कन्फर्मर्स एक छोटा सा पार्ट है वो हम कंटिन्यू करके आगे पढ़ते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।